Hi everyone, welcome to this channel. So guys, today we are going to start a new series for 2025 NEET and बोर्ड एग्जामिनेशन। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को NCERT ओरिएंटेड सारे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे, इसलिए आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस बायोलॉजी सीरीज़ में जो भी फर्दर वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड, उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ बेसिक बातें भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी क्या होता है। हम लोग बायोलॉजी की स्टार्ट करने वाले आज से। क्या होता है बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है बायोज और दूसरा होता है लोगोज। तो बायोज का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है, और लोगोज मतलब स्टडी करना, ठीक है। तो जब भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोज और लोगोज यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और अगर इसका डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं या लिविंग प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, जितने भी प्रोसेस होते हैं लिविंग के अंदर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब जितना भी पाथवे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, इन सब के सबको स्टडी करना ही क्या है? बायोलॉजी है। और दूसरा डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ, कैसे लिविंग आए, कैसे अर्ली, जैसे एवोल्यूशन चैप्टर भी है क्लास 12th में, सब मतलब कितना भी लिविंग प्रोसेस, लिविंग थिंग्स का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे लाइफ कैसे आया उसकी स्टडी। कुल मिला के जितने भी लिविंग चीज़ की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। अब कुछ इसके फादर, बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल को माना जाता है, ठीक है। और जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल, और उसने जो बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमलियम, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और उसने जो बुक लिखी उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब आते हम लोग मेन अपना चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम ही है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि लिविंग के क्या कैरेक्टर होते हैं? किसी लिविंग को देख, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को देख के क्या वो लिविंग है कि नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को देख के तो उसके कुछ कैरेक्टर हैं, ठीक है। मेनली यहाँ 5 कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है आपके एनसीईआरटी में। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है कंसियसनेस एंड फिफ्थ वन सेलुलरिटी, ठीक। ये क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और एक वर्ड आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब वैसे कैरेक्टर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये 3 जैसे मेटाबॉलिज्म, कंसियसनेस और सेलुलरिटी है, इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्योंकि अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो लिविंग होगा ही होगा 100%। लेकिन जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है उसके बेसिस पर हम 100% नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इन 5 कैरेक्टर को और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है? इसका डेफिनेशन, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। एनसीईआरटी में लिखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, एक होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज का मतलब हुआ कि मान लो कोई प्लांट या कोई एनिमल बड़ा हो गया तो अब वो दोबारा छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज नहीं हो सकता है, वो बड़ा है तो अब सेनेसेंस जैसे प्लांट में है तो वो फाइनली उसका और बड़ा होकर डेथ हो जाएगा, फाइनली सेनेसेंस हो गया, लेकिन वो छोटा नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखा गया है। कैसे? जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सार दशा जैसे जैसे टाइम गुजरते आता है तो उसमें सैंड ड्यून्स और जो तो उसके सरफेस पे चीज़ें जमा होती जाती है, प्लांट हो, वेजिटेशन हो, धीरे धीरे उसका जो है मास भी इंक्रीज होता है और हम लोग को बड़ा भी दिखने लगता है। अगर आज देखें 4-5 साल बाद देखें तो वो भी क्या है? एक तरह का ग्रोथ है। लेकिन
जो सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हुआ है वो सरफेस पे हुआ है, लेकिन अगर इंटरनल ग्रोथ, जैसे हम लोगों में क्या होता है इंटरनल ग्रोथ होता है, तो इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन जैसे सरफेस पे कुछ एक्युमुलेशन होना वो चीज़ क्या होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। अब यहाँ कुछ और बात लिखा हुआ है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो जिंदा है उसमें ग्रोथ होते रहता है, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ। और जो एनिमल में है वो ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक होता है, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ होना एनिमल में रुक जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखा गया है, ठीक है, इसलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का जो डिफिनेशन है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन, मतलब अपने ही तरह प्रोजेनी पैदा करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे चूहा का बच्चा, मतलब चूहा अपने जैसा चूहा ही पैदा करेगा, कोई और ऑर्गेनिज्म तो पैदा नहीं कर सकता। प्लांट है, जैसे आम का पेड़ है तो उससे आम का पेड़ ही बनेगा, ठीक है, उसके सीड से। तो ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है कि अपने ही जैसे प्रोजेनी पैदा करना, ठीक। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जैसे यहाँ देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है यूनिपेरेंटल, ठीक है, एक ही पेरेंट। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें यूनिपेरेंटल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं बाई पेरेंटल, और वो लोग गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो होगा ही, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होना है, जाइगोट बनना है, तो क्या होगा, जब तक नहीं गैमेट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो गैमेट बनेंगे, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल में नहीं होगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फर्टिलाइजेशन केवल सेक्सुअल में होगा, एसेक्सुअल में नहीं। हालांकि गैमेट बन रहे हैं, तो जैसे हम लोग एक प्रोसेस सुनते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, जैसे हनी बी में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है गैमेट से सीधे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस, बगैर फर्टिलाइजेशन के। अब बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन वो डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिफाइनिंग कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो सारे ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे हम लोग देखें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कुछ कपल होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में ही अपना प्रोजेनी, अपने बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर भी हो गया, हिन्नी हो गया। इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। अगर ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है म्यूल्स में, स्टेराइल वर्कर बी में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में, इसलिए। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म, कंसियसनेस और सेलुलरिटी पे। तो मेटाबॉलिज्म पहले क्या होता है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी ऑर्गेनिज्म में होते हैं उन सबों को मिला के क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन की बात कर लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब क्या है मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारे में होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल का बनना, इसको क्या बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन। दूसरा है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है न्यूमरस सिंपल मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे ही होंगे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए ही तो ये डिफाइनिंग फीचर है। तीसरा है, चौथा है कंसियसनेस। कंसियसनेस क्या होता है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस और रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब कुछ स्टिमुलस दिए, जैसे कुछ चुभोना या कोई गर्म चीज़ स्किन पे आके गिरना, ठीक है, या कोई फिज़िकल चेंज आसपास हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्मी हो रहा है, तो हमको उसका एहसास पता चल जाता है कि भाई अभी टेम्परेचर कम है, अभी गर्मी है, ठंडा है, तो इसी को क्या बोलते हैं कंसियसनेस। मतलब कोई चीज़ एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंट में हो रहा है, उसका सेंस, उसका पता हम लोग को चलने लगता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास 11th की अगर बायोलॉजी वो देखें तो उसमें टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक है, और एक हर एक यूनिट में हमें एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ताकि कुछ पोर्शन हमारा रह ना जाए, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए सब चीज़ पूरे अच्छे से कवर करते हैं। तो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे अर्नस्ट मायर, ठीक है।
ये 1904 में पैदा हुए और इनका डेथ हुआ 2004 में। टोटल इन्होंने 100 साल लगभग जिए। अपने 100 साल की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए, जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कंसेप्ट दिया और बहुत सारे रिसर्च किए, अभी हम इसको भी देखेंगे। तो इस बेसिस पे उसे डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी कहा गया, क्योंकि डार्विन अपने ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, बहुत उनका क्रेज़ था। उसी तरह 20वीं सेंचुरी का अगर हम डार्विन बोलें तो वो अर्नस्ट मायर को बोल सकते हैं। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कंसेप्ट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जीनस स्पीसीज़, तो स्पीसीज़ का जो कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ तो क्या होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज़? तो एक ही स्पीसीज़ के मेंबर में नेचुरल इंटरब्रीड हो और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है। जैसे ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन में क्या होता है, नेचुरल इंटरब्रीड होने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। नॉर्मली जनरली तो यही केस है ना, तब ना ह्यूमन पॉपुलेशन आज इतना आगे चला गया। तो ह्यूमन क्या अपने आप में एक स्पीसीज़ है। उसी तरह कैट, डॉग, प्लांट में भी बहुत सारे स्पीसीज, तो क्या है ये अपने आप में स्पीसीज है। तो क्या कंसेप्ट है कि नेचुरल इंटरब्रीड करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक स्पीसीज है। तो इन्होंने कुछ रिसर्च भी किए, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, जूजियोग्राफी। तो इसको याद करने का ट्रिक है हॉस्टेज। हॉस्टेज क्या है? हॉस्टेज। एच से क्या होगा? हिस्ट्री, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमेटिक्स, ठीक है, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, जूजियोग्राफी। तो ये रिसर्च वर्क था इनका। और प्राइज़ इसको 3 मिले, ठीक। क्या क्या? बेल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में, और क्रेफर्ड प्राइज़ कब? 1999 में, ठीक है। तो इसका ट्रिक है क्या? बाल इंटर कॉलेज, यहाँ पे दिख रहा है ना ट्रिक, बाल इंटर कॉलेज। तो बाल से हो गया बेल्जन प्राइज़, फिर इंटरनेशनल प्राइज़, ठीक है, फिर चौथा क्रेफर्ड प्राइज़। तो कुल मिलाकर 4-5 बातें याद रखनी है इसके बारे में कि इसको डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कंसेप्ट दिया और इनके रिसर्च कुछ थे जैसे हॉस्टेज ट्रिक से, और प्राइज़ इनको मिला बेल्जन इंटरनेशनल प्राइज़ और क्रेफर्ड प्राइज़। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग और उसकी डाइवर्सिटी मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितने। तो अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। पूरे अर्थ में जितने भी टाइप और जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उन सबों को मिला के क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो अभी तक स्पीसीज डिस्क्राइब किए गए हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज़ को अब तक डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन टोटल कितना स्पीसीज़ हैं? 7 से 8 मिलियन, मतलब 70 से 80 लाख। लेकिन अभी तक डिस्क्राइब कितने हुए हैं? 17 से 18 लाख। तो 17 से 18 लाख स्पीसीज़ अब तक डिस्क्राइब हो चुके हैं। तो इन सब को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि अपने लाइफ टाइम में इन सबको एक एक करके स्टडी कर लें, इतना हमारा लाइफ स्पेन ही नहीं है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए क्या लाया गया? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, उसके कैरेक्टर को नोट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और नाम देते हैं। क्यों क्लासीफाई करने का ज़रूरत पड़ा? क्योंकि इतने मिलियन स्पीसीज़ हैं, उन सबको स्टडी करना बहुत वास्ट टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए उसको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, अलग अलग डिवीज़न, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फाइलम, किंगडम, तो ये सब क्यों आया? ताकि इसको हम लोग ऑर्गेनिज्म को ईजिली स्टडी कर पाएँ कम टाइम में। तो इसलिए टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट आया। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सिस और नोमोज। टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोज मतलब लॉ या रूल, यानी किसी रूल या लॉ के बेसिस पे एनिमल, प्लांट और ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर अरेंज करना अलग अलग ग्रुप में, ताकि हम उसकी स्टडी इजीली कर पाएँ। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आते हैं? आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये सब चीज़ आते हैं। तो टोटल 4 चीज़ हो गए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक। तो इन सबों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले है कैरेक्टराइजेशन।
कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ, कोई भी हम कहीं स्टडी के लिए गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसका कैरेक्टर नोट करेंगे कि ये चीज़ है, इसका कैरेक्टर ये है। वेजिटेटिव कैरेक्टर अगर प्लांट है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखेंगे, और जैसे कलर देखेंगे, हाइट, साइज, शेप कैसा है, ये सब चीज़ नोटिस करेंगे। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर को नोटिस करना, कैरेक्टराइजेशन। तो टैक्सोनॉमी का पहला पार्ट क्या है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टर नोट कर लिए एक बार, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना, जो हम लोग कैरेक्टर नोट किए। क्या होता है, आइडेंटिफाई द अननोन स्पीसीज बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर एंड बाय कंपेयरिंग विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट है, उस कैरेक्टर को जो हम लोगों ने नोट किया उसको ध्यान में रखते हुए उसको कंपेयर करना, ठीक है, उसको कंपेयर करना, उसको कंपेयर करके आइडेंटिफाई करना। जैसे कलर में हो जाएगा ग्रीन, रेड, वाइट, तो कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। हाइट देखेंगे तो क्या होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा, तो वो सब चीज़ देखेंगे तो वो भी क्या है, एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है। तो शेप, साइज, ये सब भी देखेंगे, साइज छोटा है या बड़ा है, ठीक है, ये सब चीज़ देखेंगे तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना। और तीसरा होता है नोमेनक्लेचर। तो पहले हम लोग कैरेक्टराइजेशन कर लिए, कैरेक्टर नोटिस कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब इसको क्या करेंगे, नेमिंग देंगे, नाम देना होगा ना। जब एग्जिस्टिंग स्पीसीज से कंपेयर कर ले कि एग्जिस्टिंग स्पीसीज से इसका कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है, तो एक नया स्पीसीज होगा, तो उस बेसिस पे इसका नाम दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग कैसे देते हैं, बाय यूजिंग बाइनोमियल सिस्टम। कौन दिया था, कैरोलस लिनियस, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में है कि कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। उस बेसिस पे जो हम लोगों ने नया स्पीसीज आइडेंटिफाई किया तो उसको नाम देंगे। अगर वो प्लांट है तो IU तो ICBN के अकॉर्डिंग नाम देंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर वो एनिमल है तो ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उस बेसिस पे उसका नाम दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो क्या क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्लेसिंग एंड अरेंजिंग द स्पीसीज इनटू डिफरेंट ग्रुप और टेक्सा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं जो हम लोगों ने पहले स्पीसीज डिस्कवर किया, अगर किससे मैच कर रहा है, किस ग्रुप में रखा जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करना क्या क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, ठीक है। प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट में मोनेरा है, यूकैरियोट है तो अगर यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है, उस बेसिस पे अरेंज करना, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। एक टर्म आता है सिस्टमेटिक्स, ठीक है, इसको दिया था वही कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने, तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी में अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं, अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक्स। तो टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो ये चारों के साथ जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल प्लांट एनिमल को देख रहे हैं, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको भी अगर इंक्लूड कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टमेटिक्स, ठीक है। अब देखते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये मतलब ये रूल क्यों दिया गया और साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग को नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इससे ये पता कर सकते हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम कोई फॉरेन चले गए तो उस ऑर्गेनिज्म को अब हम लोग लोकल में यहाँ बोलते हैं, अब हम उसको वहाँ पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे ये करेंगे कि सामने वाला समझ जाएगा। तो यही है ना इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम के, वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले आए, अगर उसको उस साइंटिफिक नेम से अगर आप उसको बताएंगे तो वो सब लोग समझ जाएंगे, मतलब जो भी वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वही नाम से उसको साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, क्योंकि साइंटिफिक नेम केवल एक ही होते हैं, ठीक है। अब लोकल नेम वेरी करता है अलग अलग प्लेस पे, एक ही कंट्री के, हालांकि अलग अलग स्टेट्स पे वेरी कर सकता है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है। इसलिए ताकि इस टाइप की दिक्कत ना आए, तो उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको भी उस टाइप की दिक्कतों को हैंडल करने के लिए एक साइंटिफिक नेम बनाया गया कि भाई इसका एक ही नाम होगा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में।
तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? कैरोलियस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड होंगे, जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो किससे आते हैं? जीनस से। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जीनस। और जो सेकेंड वर्ड होते हैं वो स्पेसिफिक एपिथेट, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का, आम का। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। और सेकेंड वर्ड स्पेसीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता? फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज इन कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड है क्या है? जीनस है, और जो उसको हम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो कैपिटल, जैसे मैंजीफेरा। तो यहाँ पे एम क्या लिखेंगे? कैपिटल। ठीक है, एम कैपिटल ही लिखना है अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं। ठीक है, ये रूल ही है। और दूसरा है फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज इन स्मॉल लेटर। तो सेकंड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो पहला वर्ड होना चाहिए वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो ये रूल हमको पता होना चाहिए और यही को फॉलो करना है ये। तीसरा, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन एटैलिक्स। कैसा होता है? लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया। ठीक है, लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, और उसको हम लोग लिखते हैं एटैलिक्स में। ठीक है, अगर उसको हम हैंड रिटेन लिखें, अपने हाथ से लिखें, ठीक है, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर हम हैंड से लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली नीचे अंडरलाइन, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हैं, कंप्यूटराइज लिख रहे हैं, तो उसको लैटिन क्या बोलते हैं, इटैलिक्स में लिखा जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि साइंटिफिक नेम है। तो कुल मिला के चार बातें हैं। फर्स्ट लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक है, फर्स्ट पार्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल। ठीक है, और सेकेंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो फर्स्ट लेटर है क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, और लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, और जब लिखेंगे तो इटैलिक्स में। ठीक है, अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो क्या होगा? दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तो ये कुछ रूल हैं, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी दे देते हैं चार ऑप्शन में, तो ये भी पहचान